दोस्तों आज मैं ओजार्क सीरीज के नेक्स्ट 5 एपिसोड लेकर आया हूँ जो कि एक बहुत ही जबरदस्त सीरीज है। पिछली वीडियो में हमने देखा कि मार्टी एक ऐसे दलदल में फंस गया जहां उसको बस मनी ही लॉन्ड्रिंग करनी है। अगर नहीं करेगा तो अपनी फैमिली से हाथ धो बैठेगा। अब गुंडों से बचने के लिए वो जहां से निकल कर आया है वहां भी बड़े बड़े गुंडे हैं। अब ये बेचारा क्या करेगा, ये जानने के लिए हमें इस सीरीज को पूरा देखना होगा। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी आगे बढ़ाते हैं। 6th एपिसोड में हम देखते हैं मार्टी जब सुबह सुबह साइकिलिंग कर रहा था तो 2 कारें आकर उसके पीछे लग जाती हैं। फिर वो मार्टी को टक्कर मार के नीचे गिरा देती हैं। तभी उसमें से जैकब का आदमी ऐश बाहर निकलता है और अपने साथियों के साथ मार्टी को जबरदस्ती बंदी बनाकर अपने साथ ले जाता है। तभी कुछ देर बाद वहां से वैंडी गुजरती है जो कि अपनी बेटी के साथ घर जा रही थी। फिर वो दोनों मार्टी की साइकिल देखकर वहीं पर रुक जाती हैं। फिर वैंडी कार से बाहर निकलकर मार्टी को आवाज देती है और उसको फोन भी लगाती है, लेकिन उसका फोन भी वहीं आसपास ही गिरा पड़ा था। दूसरी तरफ जैकब मार्टी का स्वागत करता है और फिर उसे अपने तबेले में लेकर जाता है। वहां ले जाकर वो मार्टी को अपने नशे का कारोबार दिखाता है और कहता है कि तुम अपनी औकात से कुछ ज्यादा ही तेजी से आगे बढ़ रहे हो। एक बात कान खोलकर सुन लो, हमारे इलाके में ताकत समय के साथ आती है और अब तुम एक ताकतवर इंसान के बिजनेस के लिए खतरा बन रहे हो। पहले तो तुम्हारी वजह से क्लब में चलने वाले हमारे कामों में रुकावट आई और अब तुम हमारे चर्च वाले बिजनेस को भी बर्बाद करना चाहते हो। मैं चाहता हूँ कि वो चर्च हमेशा पानी में ही रहे क्योंकि वहाँ हमारे क्लाइंट्स आते हैं। जमीन से ज्यादा पानी में हमारा धंधा सेफ है, वहाँ पुलिस का आना जाना भी कम है। कुछ समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ? चर्च के लिए कोई बिल्डिंग नहीं बनेगी। फिर मार्टी कहता है कि मेरा मालिक ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगा। फिर जैकब की वाइफ मार्टी को उसकी हर एक पर्सनल बातें और उसके घर में कौन कौन सा सामान कहाँ पड़ा है सब कुछ बताती है। जैकब कहता है कि हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं और ये भी कि तुम्हारा बॉस बहुत ही खतरनाक है, इसीलिए तुम अभी तक जिंदा हो, वरना हम कब के तुम्हें मार चुके होते। अगर अब भी तुम हमारी बातें नहीं समझे तो हमें ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिससे जो तुम करना चाहते हो वो सब करना नामुमकिन हो जाएगा। फिर मार्टी कहता है कि मैं समझ गया, चर्च का काम कभी खत्म नहीं होगा और आपका पास्टर भी कभी पानी से बाहर नहीं आएगा। दूसरी तरफ वैंडी और उसकी बेटी घर पर आकर पूरा घर छान मारती है, लेकिन मार्टी उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। फिर वैंडी बेसमेंट में जाती है और वहां से एक गन निकाल लेती है, लेकिन तभी उसे दरवाजा खुलने की आवाज आती है। फिर उसका बेटा कहता है पापा आप आ गए। फिर पूछने पर मार्टी अपने बच्चों को झूठी कहानी सुना देता है कि मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन वैंडी मार्टी के कांपते हुए हाथों को देखकर समझ जाती है कि मार्टी की जान खतरे में है। फिर कुछ देर बाद अपने रूम में जाकर वो अपनी वाइफ को बताता है कि वो लोग हमारे घर पर भी आ चुके हैं और उन्हें हमारे बारे में सब कुछ पता है। उन्होंने एक गन मेरे मुंह पर और एक गन मेरे पीछे लगाई हुई थी। मुझे तो लगा कि आज मैं घर वापस लौटूंगा ही नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं रूथ अपने पापा से मिलने के लिए जेल में जाती है और बताती है कि मैं जितनी बार भी पैसे चेक करती हूँ मुझे पैसे कम ही मिलते हैं क्योंकि आपके दोनों भाई उनमें से पैसे खर्च कर रहे हैं। फिर उसके पापा कहते हैं तो पैसों को इन्वेस्ट करो और जहाँ तुम काम करती हो वहाँ भी हेरा फेरी करो। हमारे शहर में आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, तुम एक दिन मौका देखकर मार्टी को मार डालो और फिर उसका सारा पैसा हड़प लेना। जैसे शेर का काम दूसरों को मारना है वैसे ही ये हमारा काम है, डरो मत मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी हम देखते हैं कि बर्नी और चाचा दोनों एक बिजनेस करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन चाचा के पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं थे। फिर बर्नी चाचा को सलाह देता है कि क्यों ना तुम उस आदमी से जाकर पैसे उधार लो जिसके पास तुम्हारी भतीजी काम करती है। कभी भी बिजनेस में खुद का पैसा नहीं लगाना चाहिए, जाओ जाकर उससे बात करो। तभी कुछ देर बाद मार्टी अपनी वाइफ के साथ पास्टर के पास जाता है और कहता है कि किसी कारण की वजह से वो चर्च का काम वहीं पर रोकना पड़ेगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि बहुत जल्द मैं वो चर्च बनवा कर रहूंगा। फिर जब मार्टी अपनी वाइफ को उसके काम पर छोड़ने जाता है तो अपनी वाइफ को कहता है कि अब हमारे पास सिर्फ 2 ही काम बचे हैं, ब्लू कैट और क्लब। समझ में नहीं आ रहा कि इतने सारे पैसे वाइट कैसे करेंगे। फिर उसकी वाइफ कहती है कि हम अपने बच्चों को लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। फिर मार्टी कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास जितना भी खुद का पैसा था वो सब हमने बिजनेस या फिर उस आदि बनी चर्च पर लगा दिया। अब हमें मिलकर फिर से बहुत सारा पैसा कमाना होगा।
फिर वैंडी अपने बॉस गुल्लू के पास जाती है और कहती है कि जब से मैंने आपका काम संभाला है आपने अपने बिजनेस में एक्स्ट्रा $2 लाख का मुनाफा कमाया है, इसलिए मुझे इसका आधा बोनस मिलना ही चाहिए, वरना मैं हमारे कंपटीटर के पास जाकर नौकरी कर लूंगी। इस बात पर गुल्लू की माँ गुस्सा हो जाती है और कहती है कि इस औरत की निगाहें हमारे पैसों पर है। फिर गुल्लू कहता है कि मैं तुम्हें $25,000 दूंगा, इससे एक फूटी कौड़ी भी ज्यादा नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं ब्लू कैट रिजॉर्ट में लोगों की खूब भीड़ लगी हुई थी, लेकिन लिसा उस वक्त मार्टी को ही ढूंढ रही थी, जो कि ऑफिस में बैठा रूथ से बात कर रहा था। वो रूथ को बताता है कि कल मैं कुछ ठेकेदार और मजदूरों के साथ आऊंगा जो क्लब में आकर काम करेंगे, फिर उन्हें मेरी वैन चाहिए होगी, इसलिए तुम मुझे घर छोड़ोगी। तभी वहाँ पर लिसा आ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें बियर पिलाना चाहती हूँ और तुम यहाँ पर हिसाब किताब में डूबे हो। फिर मार्टी कहता है कि हमें सभी रूम्स और फ्लोर्स को रीमैट करवाना होगा, मैंने माल का ऑर्डर दे दिया है, काम अगले हफ्ते से ही शुरू हो जाएगा। लेकिन लिसा बताती है कि अगला हफ्ता तो बुक है, क्यों ना हम ये काम ऑफ सीजन में करें। लेकिन मार्टी कहता है नहीं, मुझे अच्छा डिस्काउंट मिल रहा था, इसलिए मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। फिर लिसा कहती है कि मेरी दादी के मरने के बाद मुझे पहली बार ये जगह अच्छी लगने लगी है, शुक्रिया। फिर रात को जब मार्टी अपने घर जाता है तो उसकी वाइफ कहती है कि डेल ने हमारे लिए कुछ भेजा है। उस समय वो बहुत डरी हुई थी, और डरे भी क्यों ना, डेल ने एक जार के अंदर किसी की आंखें भेजी थी। अगले दिन सुबह हम रूथ को देखते हैं जो कि मार्टी के घर के पास आकर डॉक में बिजली की तारें फेंक देती है। अब ऐसा उसने क्यों किया ये हमें आगे पता चलेगा। फिर जब वो क्लब में जाती है तो उससे मिलने के लिए उसके चाचा और बर्नी आते हैं। फिर जब चाचा उससे अपने बिजनेस के लिए पैसे मांगता है तो वो मना कर देती है। फिर जब उसका चाचा जिद करने लगता है तो वो बर्नी को बाहर भेजकर अपने चाचा को अपना प्लान बताती है। वो बताती है कि आज मैं मार्टी को मारने वाली हूँ, मैंने उसके डॉक में करंट छोड़ दिया है, हमारे पास इतना रुपया होगा कि आपको वो घटिया सी शॉप खोलने की जरूरत ही नहीं। फिर बाहर जाकर वो बर्नी को कहता है कि ये बहुत ही घटिया लड़की है, किसी को भी धोखा दे सकती है। फिर कार में बैठने के बाद बर्नी कहता है तुम कोई भी ऐसा काम मत करना जो तुम्हें जेल में पहुंचा दे। अगले सीन में हम देखते हैं मार्टी की बेटी शार्लेट जब डॉक पर काम कर रही थी तो उसके पास वही हैंडसम लड़का आता है जो उसे पहले भी बार में मिला था। फिर वो उसे आज बोट में होने वाली पार्टी के लिए इनवाइट करता है और शार्लेट भी मान जाती है। फिर वो सब पार्टी करने के लिए निकल पड़ते हैं, एक ऐसी जगह जहां पर बहुत सारी बोट्स खड़ी थी और वहां धमाकेदार पार्टी चल रही थी। फिर वो लड़का शार्लेट को बोट के कैबिन में ले जाता है और वहां जाकर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ रूथ मार्टी को उसके घर छोड़ने के लिए जा रही थी। मार्टी उस समय बहुत ही टेंशन में था। फिर वो मार्टी को उसके डॉग के पास ले जाती है, लेकिन बाहर निकलने पर भी मार्टी को कुछ नहीं होता। ये सब देखकर रूथ को गहरा धक्का पहुंचता है। फिर मार्टी उसको थैंक यू कहकर वहां से चला जाता है। उस समय बर्नी झाड़ियों में छुपा हुआ था और शायद इसी की वजह से मार्टी आज जिंदा बच गया। लेकिन फिर जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि उसके सामने मार्टी का बेटा गन तान कर खड़ा है। फिर बर्नी कहता है गुस्सा छोड़ो भाई, मैं तो यहाँ से जा ही रहा हूँ। तभी घर जाकर मार्टी अपनी वाइफ को बताता है कि सारी कंस्ट्रक्शन खत्म होने के बाद हमारे $2,70,000 क्लीन हो जाएंगे और बाकी के रूम रेनोवेट करने के बाद 1,75,000 के करीब और क्लीन हो जाएंगे। अब हम काफी करीब हैं। फिर वो दोनों खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। फिर उनका ये प्यार बेडरूम में जाकर फूट पड़ता है और काफी दिनों बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ रूथ गुस्से में अपने घर जाती है और अपने चाचा को कहती है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी क्योंकि तुमने मेरा प्लान बिगाड़ दिया। पूरी दुनिया में सिर्फ तुम ही थे जो मेरा प्लान जानता था। लेकिन चाचा तो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था क्योंकि उसने ये काम किया भी नहीं था, ये काम तो बर्नी का था। फिर रूथ अपने चाचा पर इतना गुस्सा हो जाती है कि वो उनके मुंह पर ही थूक देती है और बदले में चाचा उसके कान के नीचे एक बजा देते हैं। अगले दिन सुबह जब मार्टी काम पर जाने के लिए तैयार होता है तो उसकी वाइफ कहती है कि कल तुमने काफी सालों बाद मेरे साथ ये सब किया। मार्टी कहता है कि मुझे तो लगा कि ये सब तुम्हें पसंद है। फिर मार्टी के जाने के बाद वैंडी उदास हो जाती है। फिर वो मार्टी के लैपटॉप को खोलकर छानबीन करने लगती है। फिर जब वो फाइंडर में अपने बॉयफ्रेंड का नाम डालकर सर्च करती है तो उसके सामने उनकी एक वीडियो आ जाती है जिसको मार्टी अक्सर रात को देखा करता था और ये सब देखकर वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि रात ने मार्टी ने सेम उसके बॉयफ्रेंड गैरी वाली पोजीशन ही यूज की थी। दूसरी तरफ शार्लेट अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढ रही थी, लेकिन तभी वहां पर बिल्लू नशेड़ी आता है और कहता है कि वो आज सुबह ही शिकागो के लिए निकल गया। क्या उसने तुम्हें जाने से पहले बताया नहीं? बाहर से आए लड़के अक्सर ऐसा ही करते हैं। फिर शार्लेट रोती हुई वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं रूथ जब मार्टी के घर पर वैन की चाबी देने जाती है
तो वेंडी उसके चेहरे की चोट देखकर उसे अंदर बुला लेती है। फिर वो उसको चेयर पर बिठाकर उसके चेहरे पर दवा लगाती है। फिर पूछने पर रूथ बताती है कि मैं कल फिसल गई थी। तभी शार्लेट वहां पर आती है जो कि काफी गुस्से में थी और उसके आते ही रूथ वहां से जाने लगती है। लेकिन जाने से पहले वेंडी उसे स्लिप में कुछ लिख कर देती है। फिर वो अपनी बेटी से जाकर पूछती है कि क्या हुआ। शार्लेट कहती है मुझे इस जगह से नफरत है। फिर उसकी माँ कहती है मुझे भी, लेकिन क्या करें, यहाँ पर रहना हमारी मजबूरी है। नेक्स्ट डे जब मार्टी अपने काम पर जाता है तो देखता है कि लीसा पहले से ही ऑफिस में बैठकर सारा हिसाब किताब चेक कर रही है। फिर मार्टी पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। लीसा कहती है चेक करने आई थी कि कल रात तुम किस टेंशन में डूबे थे। 25 तारीख को तुमने 25 एसी ऑर्डर किए थे जबकि हमने सिर्फ 4 ही एसी मंगवाए थे। पहले मैंने सोचा कि कोई गलती हो गई होगी, लेकिन फिर चेक करने पर मुझे ऐसी बहुत सारी गलतियां मिली जो कि जानबूझकर की गई थी। तुमने ऐसे ऐसे बिल्स बनवा रखे हैं जो सामान हमने कभी मंगवाया ही नहीं। तुम यहाँ करना क्या चाहते हो? मैं चाहती हूँ तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि मैं तुम्हारे इलीगल काम का पार्ट नहीं बनना चाहती। फिर मार्टी कहता है देखो लीसा, अगर मैं अपने टारगेट तक नहीं पहुँच पाया तो यहाँ कुछ लोग आएंगे जो पहले मुझे मारेंगे और फिर मेरी फैमिली को। यकीन मानो मैं बहुत जल्द यहाँ से चला जाऊंगा। प्लीज तुम फोन को नीचे रख दो और मुझे समझाने दो कि यहाँ क्या चल रहा है। फिर जब लीसा नहीं मानती तो मार्टी फोन की तार उखाड़ कर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जैकब का खास आदमी ऐश उसके पास आता है और उसे चर्च पर लगे क्रॉस की फोटो दिखाता है, जिसका मतलब था कि चर्च का काम अभी रुका नहीं है। फिर जब ये बात मार्टी को पता चलती है तो वो जल्दी से वहां पर जाता है और अपनी वाइफ को फोन करके बताता है कि लोगों ने हमारे घर पर क्रॉस लगा दिया है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 7th एपिसोड में हम देखते हैं मार्टी अपनी वाइफ को बताता है कि किसी ने चर्च के ऊपर क्रॉस लगा दिया है और ये बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। मैं पास्टर के पास जा रहा हूँ। फिर जब वो पास्टर के पास पहुँचता है तो देखता है जैकब पहले से ही अपनी वाइफ के साथ वहां पर पहुंच गया है। फिर वो उन दोनों को कहता है कि प्लीज मैं उसे समझा दूंगा, तुम कुछ भी गलत मत करना। इतने में पास्टर भी बाहर आ जाता है और पूछता है कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर मार्टी कहता है कि मैं इनको बता रहा था कि मैं इनके लैंड पर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करूंगा ताकि इनका फार्मिंग का बिजनेस चलता रहे एक लंबे समय तक। बस ये आपसे मेरे ही बारे में पूछने आए थे। फिर पास्टर कहता है कि मार्टी अपनी जुबान का पक्का है। फिर जैकब पूछता है कितना इन्वेस्ट करोगे। मार्टी कहता है $1,00,000 या फिर हम कहीं और चलकर नेगोशिएट करते हैं। फिर जैकब पास्टर को रेफरेंस के लिए शुक्रिया कहकर मार्टी को अपने साथ ले जाता है। रास्ते में जैकब कहता है कि मेरा वक्त बहुत कीमती है, खराब मत करो। मार्टी कहता है मेरे पास कुल $7,24,000 हैं। जैकब कहता है हाँ, इतने में काम बन सकता है। फिर वो अपने सारे रुपए जो अब तक उसने जमा कर रखे थे एक बैग में इकट्ठा करता है और जैकब को सौंप देता है। फिर जाते जाते जैकब मार्टी को एक स्टोरी सुनाता है कि जब मैं अपना काम सही ढंग से नहीं करता था तो मेरे पापा मेरी नाक तोड़ देते थे। ये मार्टी को एक इशारा था कि कभी भी कोई शिकायत का मौका मत आने देना। अगले सीन में हम देखते हैं चाचा जब बर्नी से मिलने जाता है तो बर्नी उनको समझाता है कि तुम्हारी भतीजी तुम्हें फंसाना चाहती है। तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि वो मार्टी को मारेगी और उसके बाद तुम्हें बिजनेस के लिए पैसे देगी, जबकि हम मार्टी से सीधा भी तो बात कर सकते हैं। इसलिए प्रॉमिस करो कभी भी उसको मारने के बारे में नहीं सोचोगे। दूसरी तरफ मार्टी चिंता में था क्योंकि उसने डेल का सारा रुपया जैकब को दे दिया था। फिर वो अपने पुराने इन्वेस्टर्स को फोन करता है जिनका वो पहले काम किया करता था और अपनी वाइफ को बताता है कि इन्वेस्टर से जो रुपया आएगा वो मैं डेल को दे दूंगा और डेल जो मुझे नया स्टॉक भेजने वाला है उसमें से रुपया निकालकर मैं इन्वेस्टर्स का फंड पूरा कर दूंगा और ऐसे टॉपिक घुमाने से हमारी जान बच जाएगी। फिर कुछ देर बाद वेंडी अपने काम पर चली जाती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और कहता है कि मुझे अपने लिए एक ऐसी ही प्रॉपर्टी चाहिए। वेंडी कहती है मिल जाएगी। वो आदमी कहता है कि मैं और मेरी वाइफ बोस्टन से आए हैं, इसलिए ज्यादा दिन तक हम होटल में नहीं रुकना चाहते। फिर वेंडी उसको मकान दिखाने के लिए ले जाती है। रास्ते में वो आदमी कहता है कि तुम्हारे बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं ना वेंडी। ये बात सुनकर वेंडी कार को साइड में रोक लेती है और पूछती है कौन हो तुम और क्या चाहते हो। वो आदमी कहता है कि मैं डेल के 8 मिलियन लेने आया हूँ, वो भी क्लीन। वेंडी कहती है गर्मियां खत्म होने तक मिल जाएंगे। फिर वो पूछता है कि मार्टी ब्लू कैट क्यों नहीं जा रहा, क्या कुछ गड़बड़ है? हमारी नजर हमेशा तुम दोनों पर है। फिर वो कार से उतरकर चला जाता है। उसके जाने के बाद वेंडी सीधा अपने हस्बैंड के पास आती है और उसे इस सारी घटना के बारे में बताती है। मार्टी कहता है शांत हो जाओ, मैं पैसों का जुगाड़ कर ही रहा हूँ। फिर वेंडी कहती है कि मेरे पास भी एक रास्ता है।
फिर वो जाती है अपने बॉस गुल्लू के पास और कहती है कि तुमने अब तक जो रुपए जोड़ रखे हैं उनको इन्वेस्ट करने का समय आ गया है। गुल्लू कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरी माँ के पास बहुत पैसा है जो कि कुल 9,06,000 है। फिर वैंडी कहती है कि मेरे हस्बैंड के पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो मार्टी के कहने पर मिलियंस में इन्वेस्ट करते हैं। अगर तुम चाहो तो मार्टी 2 साल में तुम्हारे 9 लाख को 15 लाख में बदल देगा। फिर गुल्लू कहता है ठीक है, मैं माँ से बात करूंगा, लेकिन उनको पता नहीं चलना चाहिए कि वो आपके पति हैं, क्योंकि मेरी माँ आपको पसंद नहीं करती। अगले सीन में हम देखते हैं मार्टी चर्च वाली जगह पर जाता है और उसको तोड़कर कुछ और बनाने के बारे में सोचता है। फिर जब पास्टर उससे पूछता है कि क्या यहाँ चर्च नहीं बनेगी, तो मार्टी कहता है नहीं बनेगी, क्योंकि जैकब ऐसा नहीं चाहता। मेरी बात को समझो, वो लोग ड्रग्स का धंधा करते हैं और बड़ी ही सफाई से तुम्हारी चर्च में आकर अपना माल बेचते हैं, इसलिए वो कभी भी नहीं चाहते कि जमीन पर तुम्हारी चर्च बने। मैं तो चर्च बनाना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं अनजाने में ड्रग डीलर्स को उनका काम करने से रोक रहा हूँ। मुझे लगता है हमें रुक जाना चाहिए, वरना पहले वो मुझे मारेंगे और फिर तुम्हारी बारी होगी। फिर अपनी ये बात समझाकर मार्टी वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं रूथ के दोनों चाचा तालाब की सफाई कर रहे थे और उसमें से टूरिस्ट का गिराया हुआ सामान निकाल रहे थे। फिर बड़े वाला छोटे वाले को कहता है कि मैं ये सब छोटे मोटे उठाई गिरे वाले काम करके थक गया हूँ, इसलिए अब मैं चाहता हूँ कि कोई दुकान खोलूं और बाकी की जिंदगी चैन से गुजारूं। फिर छोटा चाचा कहता है कि भाई दुनिया हमारे बारे में कुछ भी सोचे, हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं और मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ पास्टर और उसकी वाइफ के बीच में बहस चल रही थी। पास्टर कहता है कि मैं अपनी चर्च में आए सब लोगों को ड्रग्स के नुकसान बताऊंगा और उन्हें गलत काम करने से रोकूंगा, लेकिन उसकी वाइफ कहती है कि हमें इन पंगों में नहीं पड़ना चाहिए, खुद का नहीं तो कम से कम अपने होने वाले बच्चे का ख्याल करो। फिर पास्टर हाँ कहकर गुस्से में वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं स्कूल में टीचर सभी बच्चों को नशे के नुकसान बताकर उन्हें कमिटमेंट पर साइन करने के लिए कहती है कि वो सभी हमेशा नशों से दूर रहेंगे, लेकिन छोटा चेतन साइन करने से मना कर देता है और कहता है कि नशा या अल्कोहल, इससे देश की इकोनॉमी बढ़ती है। जिसको माल फूकना है वो तो फूकेगा ही, इसमें माल बेचने वाले का क्या कसूर, उसे भी तो अपनी फैमिली की जरूरतें पूरी करनी है, हम उसे भूखा थोड़ी मार सकते हैं। फिर छोटा चेतन को प्रिंसिपल के आगे पेश किया जाता है और उसके मम्मी पापा को भी बुलाया जाता है। फिर मार्टी कहता है बच्चे की बात में दम है। ये बात सुनकर प्रिंसिपल कहता है कि आपके दोनों बच्चों का पहला दिन ठीक नहीं रहा, आपकी बड़ी बेटी तो स्कूल में आई ही नहीं और छोटे ने जो किया है वो आपके सामने है। ये बात सुनकर वैंडी कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मैं खुद दोनों को स्कूल में छोड़कर गई थी। फिर मार्टी उसका फोन मिलाता है जो कि स्विच ऑफ बता रहा था। फिर वो दोनों ही नाराज होकर बाहर आ जाते हैं क्योंकि स्कूल वालों ने उन्हें उनकी बेटी के बारे में इन्फॉर्म ही नहीं किया था। फिर छोटा चेतन बताता है कि मैंने शार्लेट को बिल्लू नशेड़ी से बात करते हुए देखा था। ये बात सुनते ही वो दोनों बिल्लू नशेड़ी के घर पहुंच जाते हैं। तभी वहां रूथ आती है और पूछती है क्या हुआ। फिर मामला जानने के बाद वो बिल्लू नशेड़ी को आवाज लगाती है और पूछती है कि इनकी बेटी कहाँ है। बिल्लू कहता है कि वो बस शिकागो जाना चाहती थी, इसलिए मैं उसे बस स्टैंड छोड़कर आया हूँ। फिर वो दोनों ही शिकागो जाने लगते हैं, लेकिन वैंडी कहती है कि तुम्हें आज गुल्लू की मॉम से मिलना था, तुम वहां जाओ, शिकागो मैं जाती हूँ। फिर रूथ कहती है कि मैं भी वहीं जा रही हूँ, आओ हम दोनों चलते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं पास्टर जैकब से मिलने जाता है और पूछता है कि आप किस चीज की खेती करते हैं। जैकब कहता है खुशबू वाले फूलों की खेती। फिर पास्टर कहता है कि मुझे तो कुछ और ही सुनने को मिला है सर, अब से मैं आपके लिए पानी पर चर्च नहीं चलाऊंगा, क्योंकि आप वहां जो करते हैं मैं उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। अब आपको कोई और जगह ढूंढनी होगी, वहां आप अपना माल नहीं बेच सकते। फिर जैकब कहता है कि हम कई सारे लोगों को काम देते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, क्या हम अच्छे लोगों में नहीं आते। पास्टर कहता है मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे जमीन पर मेरी चर्च वापस चाहिए। ये बात सुनकर जैकब की वाइफ कहती है कि आपके लिए शिकंजी बनाकर लाती हूँ, लेकिन जैकब उसे रोक देता है और कहता है कि अभी बात खत्म होने दो। फिर जैकब बताता है कि मार्टी चर्च इसलिए बनवाना चाहता है क्योंकि वो मनी लॉन्डर है, वो हमेशा ही कुछ न कुछ बनवाता रहता है ताकि अपने पैसों को क्लीन कर सके, ये उसकी चाल है। फिर पास्टर कहता है कि अगर मैं दोबारा पानी वाली चर्च पर गया तो उन लोगों के लिए बद्दुआ मांगूंगा जो लोग बुरे धंधे करते हैं। जैकब कहता है तुम चाहे जो भी करो, तुम्हें खुली छूट है। दूसरी तरफ वैंडी और रूथ बस स्टैंड पहुंच जाते हैं और अलग अलग जाकर शार्लेट को ढूंढने लगते हैं। फिर काफी ढूंढने के बाद वैंडी को उसकी बेटी मिल जाती है। फिर वो भागकर अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। फिर शार्लेट रोती हुई कहती है कि मुझे हमारी पुरानी जिंदगी वापस चाहिए। फिर वैंडी समझा बुझाकर अपनी बेटी को वापस ले आती है।
दूसरी तरफ मार्टी गुल्लू की मॉम को इन्वेस्टमेंट स्कीम समझाने के लिए जाता है और विश्वास दिलाता है कि मैं आपके रुपयों को बिल्कुल वैसे ही इन्वेस्ट करूंगा जैसे मैं अपने रुपए करता हूँ। लेकिन बुढ़िया को तो उसकी बातों में या फिर उसकी स्कीम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। फिर जाते जाते मार्टी पीछे वाली पेंटिंग की तारीफ करता है, जिसके कारण आंटी खुश हो जाती है और मार्टी को अपने पैसे देने के लिए रेडी हो जाती है। इतने में वैंडी रूथ को लेकर जेल पहुंच जाती है, जहां पर उसके पापा कैद थे। फिर रूथ कहती है कि क्या मैं अपना फोन यहीं पर रखकर जा सकती हूँ? वैंडी कहती है हाँ। फिर वो अपने पापा से मिलने के लिए जाती है। जब वो अपने पापा से मिलती है तो वो पूछते हैं मार्टी अभी तक मरा क्यों नहीं। रूथ बताती है कि किसी ने मेरा प्लान खराब कर दिया। फिर वो कहते हैं कि ये तुमने लिपस्टिक वगैरह लगाना कब से शुरू कर दिया? जानती हो ना, आफत बुलाना किसे कहते हैं। अब जाओ यहाँ से, और जब तक अपना काम पूरा ना कर लो अपनी शक्ल मत दिखाना। दूसरी तरफ मार्टी गुल्लू की मॉम के सारे रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता है और ये सब करके उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, इसलिए वो खुश हो जाता है। दूसरी तरफ वो बुढ़िया आंटी बहुत ही खुश थी। फिर वो अपने बेटे को कहती है कि मार्टी बहुत ही समझदार है, देखा नहीं उसने मेरी फेवरेट पेंटिंग की तारीफ की जो तुमने कभी नहीं की, तुम्हें उससे कुछ सीखना चाहिए। इस बात पर गुल्लू चिढ़ जाता है और बता देता है कि मार्टी वैंडी का हस्बैंड है। ये बात सुनते ही बुढ़िया आग बबूला हो जाती है और कहती है कि मुझे अभी की अभी अपना पैसा वापस चाहिए। फिर गुल्लू कहता है जाकर खुद मांग लीजिए, और हाँ आज मैं आपको नौकरी से भी निकाल रहा हूँ। फिर उसकी माँ कहती है अबे जा बे गुल्लू। फिर कुछ देर बाद वो अपनी माँ को मनाने के लिए जाता है, क्योंकि गुस्से गुस्से में वो कुछ ज्यादा ही बोल गया था। लेकिन उसकी माँ अपने कान बंद करके सड़क पर गाना गुनगुनाने लगती है। इतने में तेज स्पीड में एक ट्रक आता है और उनको उड़ा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं चाचा बर्नी के पास जाता है और बताता है कि मैंने अपनी नई शॉप के लिए ब्रोशर तैयार किए हैं। लेकिन उसे क्या पता था कि बर्नी ऐसा कुछ चाहता ही नहीं, बल्कि उसका प्लान तो कुछ और ही था। तभी हम देखते हैं कि पास्टर निर्माण अधीन चर्च के ढांचे को जला देता है, क्योंकि वो सोच रहा था कि अगर यहाँ चर्च नहीं बनी तो मैं कुछ और भी नहीं बनने दूंगा। तभी शाम तक वैंडी भी अपनी बेटी को लेकर घर पहुंच जाती है। फिर अपने पापा से माफी मांगने के बाद शार्लेट स्विमिंग के लिए चली जाती है। फिर वैंडी मार्टी को कहती है कि हमारी गलतियों की सजा हमारे बच्चे भुगत रहे हैं, हमें शिकागो वापस जाना चाहिए, ये जगह नर्क से भी बदतर है, हमारा बेटा शिकार करना सीख गया। फिर हमारे डॉक पर एक डेड बॉडी तैरती हुई आ गई और हमारी बेसमेंट में एक बूढ़ा जिंदगी और मौत से भी लड़ रहा है। मार्टी कहता है कि जब तक हम सभी यहाँ एक साथ हैं तब तक ही हम सेफ हैं, इसलिए शिकागो के बारे में तो भूल ही जाओ। तुम्हारे दिल में क्या है तुम साफ साफ बता ही दो, क्या तुम मुझे धोखा देने की तैयारी में हो? फिर वैंडी कहती है अगर तुम मुझे धोखा नहीं दे रहे तो बताओ कि मेरी वीडियो तुम्हारे कंप्यूटर में क्या कर रही है। मार्टी कहता है कि वो मुझे हर पल याद दिलाती है कि तुम कैसी हो। तुम जानती हो तुम कितनी बार उस आदमी को ना कह सकती थी। तुम ना कह सकती थी जब उसने पहली बार तुम्हें ड्रिंक ऑफर की। तुम ना कह सकती थी जब पहली बार उसने तुम्हारा नंबर मांगा, या फिर तब जब उसने पहली बार तुम्हें होटल में ले जाकर तुम्हारा जिस्म छुआ। ये बात सुनकर वैंडी कहती है क्यों ना कहती, तुम भी तो मुझे टाइम नहीं दे रहे थे, और जब डेल मुझे मारने वाला था तो तुमने उसे रोका ही क्यों? मरने देते मुझे क्यों? नहीं है ना तुम्हारे पास इस बात का जवाब? फिर मार्टी ये सोचकर कि इससे बहस करने से अच्छा है कि दीवार में ही सिर मार लूं, और फिर वो वहां से चला जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 8वें एपिसोड की शुरुआत पास्ट से होती है। ये वो समय है जब डेल मार्टी के पास पहली बार अपना काम करवाने के लिए आया था। नया क्लाइंट देखकर मार्टी का पार्टनर ब्रूस काफी खुश हो जाता है और कोशिश करता है कि उनका नया क्लाइंट हाथ से ना जाने पाए। लेकिन मार्टी कहता है कि जब तक मैं आपके अकाउंट्स चेक नहीं कर लेता तब तक मैं कुछ भी नहीं कह सकता। फिर उनके अकाउंट चेक करने के बाद मार्टी बताता है कि कोई तो है जो आपको चूना लगा रहा है। उस बंदे ने आपकी कंपनी में बहुत सारे फेक अकाउंट्स बनाए हुए हैं जिनमें वो टाइम टू टाइम पैसे ट्रांसफर करता रहता है। फिर डेल कहता है कि तुम मुझे इंटरेस्टेड लगे क्योंकि तुमसे पहले जितने भी बंदों ने हमारी कंपनी के अकाउंट्स चेक किए हैं, या तो वो लोग चोरी पकड़ नहीं पाए या फिर उनमें सच बताने की हिम्मत नहीं थी। मेरे बॉस ने मुझे कहा है कि कोई धांसू सा बंदा ढूंढ कर लाओ जो हमारे अकाउंट संभाले, और शायद मुझे वो बंदा मिल गया है। लेकिन मार्टी कहता है सॉरी, मेरे पास कोई भी स्लॉट खाली नहीं है, फिलहाल के लिए सॉरी, मैं आपका काम नहीं कर सकता। फिर डेल अपना उतरा हुआ चेहरा लेकर वहां से चला जाता है। डेल के जाने के बाद ब्रूस कहता है ये तुमने क्या किया? तुम जानते हो ना कितना अमीर आदमी था वो, उसकी सीमेंट और टाइल्स की फैक्ट्रियां हैं और दुनिया भर में उसके होटल भी हैं। फिर मार्टी कहता है कि हमें उसके असली बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता और मैं ऐसे काम में हाथ डालकर रिस्क नहीं लेना चाहता। फिर रात को डेल मार्टी को फोन करके उसे नीचे आने के लिए कहता है। डेल अपने साथ महंगी वाली शराब भी लेकर आया था।
फिर वो मार्टी को शराब पिलाता है और कहता है कि मेरा काम करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए। मार्टी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी फैमिली सुरक्षित रहे और मैं उन्हें दुनिया भर की खुशी दूं। फिर डेल कहता है कि तुम मेरा काम संभालो और बदले में मैं तुम्हें इतना सारा पैसा दूंगा, तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा, और बदले में तुम्हारी फैमिली की सिक्योरिटी भी। लेकिन मेरी भी एक शर्त है, तुम्हें ये काम ब्रूस के बिना करना होगा। फिर मार्टी कहता है कि ये बात तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ब्रूस ने ही तो ये कंपनी बनाई है। फिर मार्टी कहता है मैं जानता हूँ मुझे आपकी ब्लैक मनी को वाइट करना होगा और इस काम में मुझे ब्रूस की भी जरूरत है, लेकिन हाँ, आपका काम पकड़ने से पहले मुझे अपनी वाइफ से पूछना होगा। फिर एक दिन बीत जाता है और रात को मार्टी देखता है कि उसकी वाइफ थोड़ी परेशान है। फिर वो दोनों एक दूसरे के गम बांटते हैं। तभी मार्टी कहता है कि क्या तुम मेरे साथ घूमने जाओगी? मुझे एक क्लाइंट मिला है जिसके दुनिया भर में बड़े बड़े होटल हैं, वहाँ हमारा खर्चा भी नहीं होगा। मैंने एक बार उसका अकाउंट चेक किया था और बदले में वो मेरा एहसान चुकाना चाहता है। फिर वैंडी पूछती है कि तुमने उसे मना क्यों किया, क्या वो गैंगस्टर है? मार्टी कहता है मुझे नहीं पता। फिर वैंडी कहती है कि अगर वो तुम्हारे पास दोबारा से अपना अकाउंट चेक करवाने के लिए आए फिर तुम क्या कहोगे? मार्टी कहता है कि मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा कि मैं ये काम नहीं कर सकता। फिर नेक्स्ट डे गोल्फ खेलते समय ब्रूस को एक आदमी मिलता है जो डेल के अकाउंट संभालता था। फिर उससे बातचीत करने के बाद ब्रूस मार्टी के पास जाता है और कहता है कि तुम ठीक बोल रहे थे, डेल काले धंधे करता है। फिर मार्टी उसे बताता है कि मैं भी डेल का काम करने के बारे में ही सोच रहा हूँ, बस हमें सावधानी बरतनी होगी कि ये बात किसी को भी पता न चले। फिर ब्रूस कहता है कि ये बात किसी को भी पता नहीं चलेगी, लेकिन तुम अपनी सारी बातें अपनी वाइफ को बता देते हो, अगर बात लीक हुई तो वहीं से होगी। फिर रात को वैंडी पूछती है कि तुमने डेल को क्या कहा? मार्टी कहता है कि मैंने उसे मना कर दिया, लेकिन तुम जानती हो कि मैं इस काम में बेस्ट हूँ, मैं ये काम इजीली कर सकता हूँ और ऑफर भी अच्छा है। फिर वैंडी पूछती है कि ऑफर कितना अच्छा है? मार्टी बताता है कि इतना अच्छा है कि हमें कभी भी कुछ भी खरीदने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा, बस नुकसान सिर्फ एक ही है, अगर पकड़ा गया तो जेल हो सकती है, लेकिन मैं कभी भी पकड़ा नहीं जाऊंगा। फिर वैंडी भी इस काम के लिए मान जाती है। फिर नेक्स्ट डे ब्रूस और मार्टी दोनों ही डेल के अड्डे पर जाते हैं और वहां जाकर कहते हैं कि हम दोनों ही आपका काम करने के लिए तैयार हैं। फिर डेल अपने पुराने अकाउंटेंट को कहता है कि लुई, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। फिर मार्टी कहता है हमें किसी के पेट पर लात नहीं मारनी। डेल कहता है कि लुइस धोखेबाज है क्योंकि इसने कंपनी में कई ऐसे घपले किए हैं जिनका पर्दाफाश मार्टी तुम पहले ही कर चुके हो, इसलिए मुझे इसकी जरूरत नहीं। तभी डेल के दो आदमी वहां पर आते हैं और लुइस को ठिकाने लगा देते हैं। फिर वो लुइस की आंखें निकाल लेते हैं ताकि उसे डोनेट कर सके। ये सब देखकर मार्टी और ब्रूस की फट जाती है। अब आप समझ ही गए होंगे कि मार्टी जैसा शरीफ आदमी इस गुंडे के साथ काम क्यों कर रहा था। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 9th एपिसोड में हम देखते हैं छोटा चेतन का दोस्त जिसका नाम डक है, वो एक गन शॉप पर जाता है और वहां जाकर फॉर्म फिल करके अपने लिए एक गन खरीद लेता है और साथ में बुलेट्स भी। फिर वहां से वो सीधा छोटा चेतन के पास जाता है और वो दोनों ही चीजें उसको थमा देता है। दरअसल छोटा चेतन ने ही डक को पैसे देकर ये गन मंगवाई थी, अब ये इसका क्या करेगा ये कोई नहीं जानता। फिर नेक्स्ट डे जब वो अपने पापा के साथ स्कूल में जाता है तो पूछता है कि वो कार में बैठा आदमी हम पर नजर क्यों रखता है। फिर मार्टी कहता है नजर नहीं रखता, वो मेरा कुलीग है, चाहे तो हेलो करके देख लो। फिर मार्टी अपनी चर्च वाली जगह पर जाता है जहाँ पर पास्टर ने आग लगा दी थी। तभी शेरिफ पूछता है क्या आपको किसी पर शक है? मार्टी कहता है नहीं। फिर मार्टी कहता है कि मुझे ये जगह खाली करनी है, लेकिन शेरिफ कहता है आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अब ये क्राइम सीन बन गया है। फिर मार्टी जैकब के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें मेरी चर्च जलाने की क्या जरूरत थी, मैं तो वैसे भी वहाँ कुछ और बनाने की सोच रहा था। लेकिन जैकब कहता है कि तुम्हारी चर्च मैंने नहीं जलाई, पास्टर ने जलाई है, क्योंकि तुमने उसको हमारे खिलाफ भड़काया और हमने उसको तुम्हारे खिलाफ। फिर जैकब की वाइफ कहती है शुक्र करो तुम्हारी चर्च जली है, तुम नहीं, अब जाओ यहाँ से। अगले सीन में हम ऑफिसर ट्रेवर को देखते हैं जो कि वैंडी के पास जाकर उसे पूछता है कि तुम्हारे घर के आसपास एक मैक्सिकन क्यों घूम रहा है। वैंडी कहती है पता नहीं। फिर ऑफिसर कहता है कि लगता है मुझे खुद ही उससे पूछना पड़ेगा। फिर वैंडी कहती है आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे वरना वो हमारी फैमिली को मार डालेगा। अगले सीन में हम देखते हैं जब चाचा बर्नी से मिलने जाता है तो बर्नी चाचा को एक रिकॉर्डेड ऑडियो सुनाता है जिसमें चाचा की आवाज रिकॉर्ड थी और वो बोल रहा था कि मैं आगे से मार्टी को मारने की कोशिश नहीं करूंगा। चाचा पूछता है ये क्या है? बर्नी कहता है ये आपका कन्फेशन है और मैं एक FBI एजेंट हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मार्टी को पकड़ने में हमारी हेल्प करो, बदले में मैं तुम्हें सजा होने से बचा लूंगा।
चाचा कहता है कि मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। बर्नी कहता है तुम्हारी भतीजी तो जानती है ना, इसलिए तुम कुछ भी करके उसे मार्टी के खिलाफ बयान देने के लिए मना लो। फिर चाचा कहता है कि मैंने तो उसे मारने की कोशिश भी नहीं की थी, मैंने तो बस ये ऐसे ही बोल दिया था। बर्नी कहता है मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसे सबूत के तौर पर यूज करूंगा। फिर उन दोनों में हाथापाई हो जाती है। बर्नी चाचा को कंट्रोल कर लेता है और कहता है कि या तो मेरे लिए काम करो या फिर मैं सबको बता दूंगा कि तुम भी मेरे जैसे हो जिसको लड़के पसंद है। अब चाचा डबल फंस गया था, क्योंकि अगर उसने बर्नी का कहना नहीं माना तो एक तो इज्जत जाएगी और साथ में वो अंदर भी जाएगा। फिर बर्नी चाचा को एक पेपर पर साइन करने के लिए कहता है, जो कि एक परमिशन थी अपनी गाड़ी और घर के अंदर रिकॉर्डर सेट करने की। अगले सीन में हम देखते हैं गुल्लू वेंडी को बताता है कि मेरी माँ के मरने के पीछे मेरी ही थी है, मुझे उन्हें तुम्हारे और मार्टी के पति पत्नी होने के बारे में बताना नहीं चाहिए था। जब मैंने उनको ये बात बताई तो वो सड़क पर खड़ी होकर बच्चों जैसी हरकतें करने लगी। फिर वेंडी कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर गुल्लू कहता है मुझे मेरी माँ के दिए हुए पैसों में से कुछ पैसे वापस चाहिए, क्योंकि मेरी माँ की अपने फ्यूनरल के प्रति कुछ इच्छाएं थी जिनको मुझे ही पूरा करना पड़ेगा। वेंडी कहती है मैं घर जाकर मार्टी से बात करूंगी। दूसरी तरफ मार्टी लिसा के पास जाता है और बार बार उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे यहाँ पर एक हफ्ता और रह लेने दो। अगर तुम्हें फंसने का डर है तो मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ जिसको दिखाकर तुम इजीली बच सकती हो। फिर वो लिसा का फोन उठाता है और उसमें एक ऑडियो रिकॉर्ड करता है। लिसा, तुमने मुझे ब्लू कैट से निकाला और मेरा काफी नुकसान भी किया, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर मार्टी कहता है देखो अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मैं पकड़ा गया तो तुम इसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल करके बच सकती हो, प्लीज मान जाओ, मेरी फैमिली का सवाल है। फिर लिसा मान जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं चाचा रूथ को बियर दिखाकर कहता है क्यों ना हम अपना झगड़ा खत्म करें। फिर रूथ भी बियर पीने के लिए चाचा के पास चली जाती है। पहले तो चाचा इधर उधर की बातें करता है और फिर बाद में वो मुद्दे पर आ जाता है कि क्या तुम अभी भी मार्टी को मारना चाहती हो। लेकिन रूथ कहती है कि मेरे पास इन बातों के अलावा और भी कई काम है और फिर वो उठकर चली जाती है। फिर चाचा बर्नी के पास जाता है जो कि अपने पार्टनर के साथ बैठा हुआ था। वहां जाकर वो कहता है कि तुमने जो कहा मैंने किया, लेकिन बर्नी कहता है कि हमें तो काम की एक भी बात सुनाई नहीं दी, सिर्फ तुम बोल रहे थे। फिर ट्रेवर कहता है कि वापस जाओ और दोबारा से कोशिश करो। दूसरी तरफ गुल्लू वेंडी से मिलने के लिए उसके घर जाता है और कहता है कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। मार्टी कहता है कि पैसे जल्दी निकालने पर पेनल्टी लग सकती है और लास्ट वीक मार्केट भी तो टूट गई थी। गुल्लू कहता है कि अगर पेनल्टी 50% की भी हुई तो भी मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, पैसे देते हो या फिर मैं अपने वकील के साथ आऊं। फिर मार्टी कहता है देखो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा नुकसान हो, इसलिए तुम्हारी माँ के फ्यूनरल में जितना भी खर्च आएगा वो मैं करूंगा और जब तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे तब तुम मुझे वो पैसे लौटा देना। ये बात सुनकर गुल्लू मान जाता है, इसलिए मार्टी कहता है कि वेंडी तुम भी इसके साथ जाओ और फ्यूनरल के सारे बिल पे कर दो। फिर गुल्लू गाड़ी में चला जाता है और मार्टी वेंडी को कहता है कि 10-20 हजार जितना भी खर्चा लगे जाकर उसे पे करो। फिर वो दोनों फ्यूनरल होम में जाते हैं और वहाँ पर जाकर वेंडी को पता चलता है कि गुल्लू की माँ चाहती थी उसकी एक बढ़िया सी पेंटिंग भी बनाई जाए जिसकी कीमत $12,000 है। अब गुल्लू अपनी माँ के फ्यूनरल में आए लोगों के लिए फुल बफेट भी चाहता था, करीब 150 लोगों का। ये सब सुनकर वेंडी गुल्लू को समझाती है कि तुम फालतू खर्च मत करो, लेकिन गुल्लू कहता है कि ये सब मेरी माँ की इच्छा थी। फिर वहाँ का ओनर बताता है कि हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम मृतक की एशेस को हीरे में बदल सकते हैं, क्या तुम ये सब करवाना चाहोगे? गुल्लू कहता है हाँ, ये भी तो मेरी माँ की इच्छा थी, वो चाहती थी कि मैं उस हीरे को रिंग में डालकर अपनी होने वाली वाइफ को पहनाऊं। फिर वेंडी गुल्लू को वहाँ से बाहर जाने के लिए कहती है। गुल्लू जब बाहर चला जाता है तो वेंडी हैरी को कहती है कि मैं नेगोशिएशन करना चाहती हूँ, लेकिन हैरी मना कर देता है और बिल बनाता है $49,000 का। फिर रात को जब वेंडी अपने घर जाती है तो मार्टी से पूछती है कि घर के बाहर वो आदमी नहीं है, कहाँ गया? मार्टी कहता है कि मैंने उसे पूरे $8 मिलियन ट्रांसफर कर दिए हैं, अब एक बार तो हमारी जान छूट गई। फिर मार्टी पूछता है कि तुम वहाँ क्या करके आई? वेंडी बताती है कि मैंने वो फ्यूनरल होम खरीद लिया। अगले दिन चाचा फिर से रूथ को बार बार ये बोलने पर मजबूर करता है कि मार्टी को मारने का प्लान रूथ का ही था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती, बल्कि वो कहती है कि ये प्लान कभी मेरा था ही नहीं बल्कि तुम्हारा था। मार्टी एक बहुत अच्छा इंसान है और बहुत अच्छा बिजनेसमैन भी, मैं कभी भी उसे मारना नहीं चाहती थी, इसलिए बेहतर होगा कि आगे से कभी भी ये फालतू की बात ना करो। फिर रूथ के जाने के बाद चाचा के पास बर्नी का फोन आता है और वो पूछता है क्या हुआ। चाचा कहता है वो बहुत ही कमीनी है, ऐसे ही दूसरों के साथ खेल खेलती है। फिर एजेंट कहता है दोबारा से ट्राई करो, लेकिन उसको शक नहीं होना चाहिए। फिर वो गुस्से में बाहर जाता है और अपने बच्चों को खाना लाने के लिए भेज देता है, वो भी अपनी कार लेकर।
फिर वो अपने छोटे भाई को पास बुलाता है और कहता है कि मैं कल मार्टी को मार डालूंगा और उसके बाद मैं ये शहर छोड़कर चला जाऊंगा। फिर वो अपने भाई को बता देता है कि इस वक्त मैं बुरी तरह से फंस गया हूँ क्योंकि मेरा दोस्त बर्नी एक FBI एजेंट है। अगर मैं रूथ को पकड़वा दूं तो वो मुझे छोड़ देंगे क्योंकि रूथ मार्टी के बहुत ही करीब है और उसके कई राज जानती है। मैं रूथ से कुछ उगलवाना चाहता था लेकिन शायद वो सब कुछ जान गई है। वो बिल्कुल अपने बाप पर गई है, चीजों को पहले से ही भांप लेती है। अब मैं मार्टी को मार के उसका सारा पैसा हड़प लूंगा और फिर अपने बच्चे को लेकर कनाडा चला जाऊंगा। फिर उसका छोटा भाई वॉइड कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा क्योंकि तुम्हारे बिना मैं यहाँ पर रहना नहीं चाहता। अगले दिन वही मैक्सिकन आदमी मार्टी से मिलने आता है लेकिन वो वहाँ पर था ही नहीं, इसलिए लिसा कहती है बोलो क्या काम है। फिर वो लिसा को बताता है कि मार्टी की एक डिलीवरी है, इसलिए प्लीज उसे बुला दो। फिर लिसा मार्टी को फोन करने के लिए चली जाती है। तभी छोटा चेतन उस आदमी को पहचान लेता है कि ये तो वही आदमी है जो घर के आसपास मंडराता रहता था। फिर वो मैक्सिकन मार्टी को गन दिखाकर सलाम करता है। फिर मार्टी डरकर नीचे बैठ जाता है और अपने दोस्त को कहता है जा मेरी गन निकाल कर ला। दूसरी तरफ चाचा अपने बेटे और भतीजे को अपने पास बुलाकर समझाता है कि मुझे एक बहुत ही अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली है, इसलिए हम सब कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं। अब तुम दोनों मेरे लिए एक काम करना, अंदर जाओ और तेज आवाज में मूवी चलाकर छोड़ दो। फिर अपना वो सामान पैक करना जिसके बिना तुम जिंदा नहीं रह सकते और अंदर किसी तरह की भी कोई भी बात मत करना क्योंकि कोई हमारी बात सुन रहा है। तुम दोनों रूट से भी कोई बात मत करना क्योंकि हम उसे यहीं पर छोड़कर जाएंगे। हम आज रात ही यहाँ से निकलेंगे। तभी कुछ देर बाद छोटा चेतन गन लेकर जंगल में जाता है और प्रैक्टिस करने के बाद अपनी गन को वहीं पर छुपा देता है, लेकिन उसे ऐसा करते हुए बूढ़ा अंकल देख लेता है जो कि उसके घर में ही रहता था। फिर वो पास आकर उस गन को निकाल लेता है और उसकी सारी गोलियां खाली करने के बाद उस गन को वहीं पर छुपा देता है। दूसरी तरफ रूथ जब अपने घर जाती है तो बिल्लू से पूछती है कि यहाँ चल क्या रहा है, तुम पैकिंग क्यों कर रहे हो। फिर बिल्लू बताता है कि आज हम सब शहर जा रहे हैं क्योंकि पापा और चाचा वहाँ पर बिजनेस सेट करने वाले हैं। हम आज रात ही निकल जाएंगे। हम तुम्हें साथ लेकर नहीं जा रहे, लेकिन हाँ मैं वहां जाकर तुम्हें एड्रेस जरूर भेज दूंगा। तभी हम देखते हैं कि मार्टी अपनी वाइफ को साथ लेकर उस मैक्सिकन आदमी के पास आता है। फिर वो उन्हें एक बॉक्स देता है जो कि पैसों से खचाखच भरा हुआ था। उस गाड़ी में ऐसे ही और कई बॉक्स थे जिनमें लगभग $50 मिलियन थे। इतने सारे पैसे देखकर मार्टी और उसकी वाइफ का चेहरा उतर जाता है। फिर मार्टी कहता है कि गाड़ी को साइड में लगा लो, हम 1 घंटे में आएंगे। फिर वेंडी पूछती है कि तुम उन रुपयों को कहाँ पर रखोगे, क्या स्टोरेज हाउस में रखोगे। मार्टी कहता है नहीं, वहाँ उनको दीमक या चूहे खराब कर देंगे, हम उनको यहीं पर छुपाएंगे। फिर रात को वो दोनों अपने बच्चों के साथ उन सभी नोटों को रैप करते हैं और फिर उनको दीवार के अंदर सेट करके दीवार को वापिस से कवर कर देते हैं। इतने में रूथ के दोनों चाचा मार्टी की डॉक पर पहुंच जाते हैं जो कि उसका काम तमाम करने के लिए ही आए थे, लेकिन फिर जैसे ही वो किनारे पर उतरते हैं करंट लगने के कारण दोनों की ही मौत हो जाती है। फिर अचानक से पूरे घर की लाइट चली जाती है लेकिन जनरेटर ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। फिर मार्टी और वो मैक्सिकन बाहर चेक करने के लिए जाते हैं कि लाइट में क्या फॉल्ट हुआ है। तभी लिसा भी वहां पर आ जाती है। फिर वो तीनों जब किनारे पर जाते हैं तो देखते हैं वहां पर 2 लाशें पड़ी है। फिर मैक्सिकन पूछता है कि इनके पास ये गन और बैग्स क्यों हैं। मार्टी कहता है मुझे नहीं पता। फिर लिसा कहती है किसी ने जानबूझकर वायर्स के साथ छेड़छाड़ की है, ये देखो एक तार पानी में पड़ी है। फिर वो कहती है कि मुझे लगता है ये तुम्हें ही मारने आए थे। तभी मार्टी रूथ को वहां से जाते हुए देख लेता है। फिर जब लिसा पुलिस को फोन करने लगती है तो मैक्सिकन उस पर गन तान देता है, लेकिन मार्टी उसे समझाता है कि इसे पुलिस को फोन कर लेने दो, यहाँ अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं, बस पुलिस के आने से पहले हमें इनके बैग और गन्स कहीं पर छुपाने होंगे। फिर वो मार्टी को कहता है कि अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ, मैं देखता हूँ कि ये अकेली ये सब कैसे संभालेगी। जब पुलिस यहाँ पर आएगी तो मैं यहाँ एक लौता गवाह बनूंगा। फिर अपने बच्चों को घर छोड़ने के बाद मार्टी सीधा रूथ के पास जाता है और कहता है कि वो तुम्हारे अंकल थे। फिर रूथ रोती हुई कहती है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती थी। फिर वो रूथ को गले लगा लेता है। जब ये बात बर्नी को पता चलती है तो वो कहता है कि जरूर ये रूथ का ही काम होगा, उठा लो उसे। लेकिन उसका साथी कहता है कि हमारे पास उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। फिर वो गुस्से में अपने साथ वाले आदमी के सिर पर बियर की बोतल दे मारता है और जाते जाते टीवी पर गोली भी मार देता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होगा। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं मार्टी की पूरी फैमिली एक बुके और कुछ गिफ्ट्स लेकर रूथ के घर जाते हैं उसके दोनों चाचा की मौत का शोक मनाने। फिर मार्टी उसके चाचा के बेटों से बात करने के लिए चला जाता है और वेंडी रूथ को थैंक यू कहती है क्योंकि उसी की वजह से आज मार्टी जिंदा है।
लेकिन बिल्लू नशेड़ी मार्टी को देखकर अपने रूम में चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं पास्टर अपनी चर्च में आए लोगों को यीशु की कथा सुना रहा था, लेकिन उसे ये भी पता था कि यहाँ पर आए आधे से ज्यादा लोग माल लेने के लिए ही आए हैं। फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहता है कि अब मुझसे ये नहीं हो पाएगा। फिर जब वो जाने लगता है तो ऐश कहता है चुपचाप अपना काम करो, लेकिन पास्टर कहता है कि मुझसे दूर रहो, मुझे जैकब से बात करनी है। फिर ऐश जैकब को सारी बात बता देता है। दूसरी तरफ ब्लू कैट के डॉक पर पुलिस का जमावड़ा लग जाता है, क्योंकि वो लोग कल हुए हादसे के सबूत इकट्ठा कर रहे थे। तभी लीसा की नजर उस घर पर पड़ती है जिसमें कभी कभी मार्टी और उसकी फैमिली रुकती है। फिर वो उस घर के अंदर जाकर उसको अच्छे से चेक करती है, क्योंकि कल रात भी मार्टी की फैमिली इसी घर में रुकी हुई थी। तभी उसकी नजर दीवार पर लगी एक मोल्डिंग पर जाती है जो कि थोड़ी सी टूटी हुई थी। फिर उसको शक हो जाता है कि जरूर मामला कुछ गड़बड़ है। दूसरी तरफ ऐश पास्टर को जैकब से मिलवाने के लिए ले जाता है। जैकब कहता है जानते हो ना, तुम्हें ये सब महंगा पड़ सकता है। फिर पास्टर कहता है कि जब मैंने उन भोले लोगों की शक्लें देखी तो मैं ये नहीं कर पाया। फिर जैकब कहता है कोई बात नहीं, हमें वही काम करना चाहिए जो काम हमें सही लगे। फिर जैकब मार्टी के पास फोन करता है और कहता है कि पास्टर ने अपना काम करने से मना कर दिया, हमने उसके फैसले की इज्जत रखी, अब उसे भी हमारे फैसले की इज्जत रखनी पड़ेगी। मार्टी कहता है कि मैं उससे बात करके देखता हूँ, लेकिन जैकब कहता है बातें बहुत हो गई, ज्यादा बातें करने से शब्द अपना महत्व खो देते हैं, अब देर हो चुकी है। फिर मार्टी पूछता है कि तुमने क्या किया उसके साथ, उसकी फैमिली तो ठीक है ना। फिर जैकब कहता है कि उसकी फैमिली को छोड़ो, अपनी फैमिली की चिंता करो। फिर मार्टी जैकब के घर जाने के लिए निकल पड़ता है ताकि उससे सौदा कर सके, लेकिन जब वो कार में बैठने लगता है तो देखता है वही मैक्सिकन आदमी फिर से उस पर नजर रखे हुए है। फिर वो अपनी वाइफ को कहता है कि तुम्हें बच्चों को लेकर यहाँ से दूर जाना होगा, जब यहाँ सब कुछ सेफ हो जाएगा तो मैं तुम्हें फोन कर दूंगा, अगर मुझे कुछ हो गया तो प्लीज कभी भी यहाँ पर मत आना। फिर वैंडी घर के अंदर जाकर अपने बच्चों को कहती है कि हम यहाँ से कहीं दूर जा रहे हैं, इसलिए अपना जरूरी सामान पैक कर लो, बैग में सिर्फ वही सामान रखना जिसके बिना तुम जिंदा नहीं रह सकते। तभी मार्टी जैकब के पास जाता है और उसके सामने $3 लाख रखकर कहता है कि मैं तुम्हारा वो सारा माल खरीदना चाहता हूँ जो तुम आज बोट में बेचने वाले थे। फिर वो जैकब को एक ऑफर देता है कि आज से हर हफ्ते मैं तुम्हारा माल खरीदूंगा और साथ में तुम्हारे पैसों को भी लॉन्डर करूंगा, जैसे गंजू हटेला किया करता था। लेकिन जैकब कहता है कि मेरी बीवी को लगता है जब से तुम यहाँ पर आए हो हमारी रातों की नींद हराम हो गई है। फिर वो पैसे नीचे रख लेता है और कहता है कि कोई मरने वाला है। अगले सीन में हम देखते हैं वो मैक्सिकन कार में बैठा बब्बू मान के गाने सुन रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर छोटा चेतन पर पड़ती है जो कि उसके सामने से भागकर कहीं जा रहा था। फिर मैक्सिकन भी कार से उतरकर उसके पीछे पीछे जाने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद छोटा चेतन एक गन के साथ वापस आता है और अपनी माँ के ऊपर गन तान देता है। ये देखकर वो दोनों ही माँ बेटी घबरा जाती है, लेकिन फिर छोटा चेतन कहता है आगे से हट जाओ, क्योंकि उनके पीछे वो मैक्सिकन खड़ा था। फिर मैक्सिकन पूछता है कि मार्टी के बिना तुम कहाँ जा रही हो। छोटा चेतन कहता है पीछे रहो वरना ठोक दूंगा। लेकिन जब मैक्सिकन नहीं रुकता तो छोटा चेतन ट्रिगर दबा देता है, लेकिन गन में तो गोलियां ही नहीं थी। फिर मैक्सिकन उससे गन छीन लेता है। तभी पीछे से बूढ़े अंकल जी आ जाते हैं और कहते हैं कि मेरी गन खाली नहीं है, जाओ बच्चों तुम कार लेकर निकलो यहाँ से। मैक्सिकन कहता है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुम किससे पंगा ले रहे हो। तभी घर के अंदर गोली चलती है और डर के मारे वो तीनों ही भागकर कार में बैठ जाते हैं। अब किसी को भी नहीं पता था कि वो गोली किसने किस पर चलाई है, लेकिन वैंडी अपनी कार को वहां से भगा कर ले जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं एक पुलिस वाला आकर जैकब से सवाल करता है कि पास्टर की वाइफ कल से गायब है, क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हैं? जैकब कहता है नहीं, हम तो उसे जानते भी नहीं। फिर पुलिस वाला कहता है कि पास्टर तो आपका नाम ले रहा है क्योंकि उसने आपका माल बेचने से इनकार कर दिया। जैकब कहता है साहब हम तो फूल बेचने वाले लोग हैं, माल के बारे में हमें क्या पता। फिर पुलिस वाला कहता है मैं इस वक्त किसी की तलाश में हूँ, इसलिए सवाल पूछना मेरा फर्ज है। वैसे मार्टी यहाँ क्यों आता जाता है? जैकब कहता है कि उसने मुझसे उधार ले रखा है जैसे तुमने ले रखा है। फिर पुलिस वाला वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद मार्टी जब अपने घर पहुंचता है तो मैक्सिकन की लाश देखकर हैरान रह जाता है। तभी पीछे से आवाज आती है कि मेरे पास उसको मारने के अलावा कोई और रास्ता था ही नहीं। फिर मार्टी अपनी वाइफ को आवाज देने लगता है, लेकिन बूढ़ा बताता है कि वो बच्चों को लेकर सेफली यहाँ से चली गई। मार्टी पूछता है लाश का क्या करोगे? बूढ़ा कहता है अंधेरा तो होने दो। फिर जब अंधेरा हो जाता है तो वो लोग मैक्सिकन की बॉडी को लेकर अपने फ्यूनरल होम में चले जाते हैं। लेकिन अब दिक्कत की बात ये थी
कि माटी को संस्कार करने वाली मशीन चलानी ही नहीं आती थी। फिर वो यूट्यूब से वीडियो देखता है कि कैसे इस मशीन को ऑपरेट किया जाता है। फिर वो बूढ़े से पूछता है कि आप अपना फ्यूनरल कैसे चाहोगे। बूढ़ा कहता है कि बिना कॉफिन के जमीन में दफन होना, ताकि कीड़ों को मुझ तक पहुंचने में तकलीफ ना उठानी पड़े। फिर माटी कहता है, जानते हो आपने उसको मार के मेरा भी डेथ वारंट साइन कर दिया है। बूढ़ा कहता है, अगली बार जब कोई तुम्हारी फैमिली को मारने आएगा तो मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। फिर वो लोग मैक्सिकन का संस्कार करके वहां से चले जाते हैं। फिर अगली सुबह वो अपनी वाइफ के पास फोन करता है और बताता है कि मैंने यहाँ पर सब कुछ सही से मैनेज कर दिया है, तुम चिंता मत करना। फिर वो वैंडी को एक एड्रेस देता है और कहता है कि ठीक 2 बजे तुम बच्चों को लेकर वहां पर पहुंच जाना, वहां मेरा एक दोस्त तुम्हें कुछ सामान देने आएगा। फिर वैंडी हाँ कहकर फोन काट देती है। दूसरी तरफ बर्नी ब्लू कैट के सामने बैठकर बियर पी रहा था। फिर जब लीसा वहां पर आती है तो वो पूछता है कि परसों यहाँ जो भी हुआ वो कैसे हुआ। लीसा कहती है ये एक एक्सीडेंट था, किसी बोट के टकराने से पानी में करंट की तार गिर गई और बस हो गया जो होना था। फिर बर्नी कहता है कि क्या वो तार माटी की जॉब पर रखी हुई उस लड़की ने लगाई थी? तुम्हें पता है ना, एक बॉडी पहले भी माटी के डॉग से मिल चुकी है। लीसा कहती है तुम इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हो? बर्नी कहता है क्योंकि परसों यहाँ जो मरा है वो मेरा खास दोस्त था। फिर लीसा बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि माटी लाइब्रेरी में जाता है और लाइब्रेरियन से उस शहर का मैप मांगता है, क्योंकि उसको जानना था कि जैकब की प्रॉपर्टी कौन सी है। फिर लाइब्रेरियन बताती है कि इस मैप में जहां भी तुम्हारी नजर जा रही है वो सारी प्रॉपर्टी उसी की है, और यही नहीं इसके अलावा और भी मैप लेकर आती हूँ जहां उसकी प्रॉपर्टी है। दूसरी तरफ लीसा उसी घर में जाती है जहां माटी की फैमिली रुका करती थी और दीवार पर लगे प्लाईवुड को तोड़ने लगती है। प्लाई हटने पर उसको वहां पर नोटों की गड्डियां मिलती है। अब इतना सारा रुपया देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। फिर वो उन सभी रुपयों को अपने एक बैग में भरती है और वहां से अपने बार में चली जाती है। लेकिन वहां उसे एक सरप्राइज मिलता है। वहां पर डेल आया हुआ था जिसके रुपए वो चुरा कर लाई थी। वो पूछता है माटी कहाँ है? लीसा कहती है पता नहीं, आज वो आया नहीं। फिर डेल पूछता है कि तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? लीसा कहती है इसलिए क्योंकि कल सुबह यहाँ 2 लाशें मिली थी। आप बैठिए, मैं माटी को फोन कर देती हूँ। लेकिन डेल कहता है रहने दो, मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। फिर जब डेल वहां से बाहर जाता है तो बर्नी उसे देख लेता है, क्योंकि माटी के जरिए वो इसी को तो पकड़ना चाहता था। फिर बर्नी के दिमाग में और कई सारे सवाल पैदा हो जाते हैं। फिर वो उसका पीछा करने लगता है, लेकिन तभी वो अपनी कार में बैठकर वहां से चला जाता है। फिर बर्नी उसकी कार का नंबर नोट कर लेता है और ये बात जाकर अपने पार्टनर को बताता है। फिर उसका पार्टनर बताता है कि डेल हमेशा से ही क्लीन रहा है, इसीलिए तो उसे कोई रोकता नहीं है। बिना सबूत के उसको पकड़ने पर हम दोनों की नौकरी चली जाएगी। फिर बर्नी कहता है कि अब हमें माटी को डेल रियो के खिलाफ करना पड़ेगा, तभी हमारे पास उसके खिलाफ सबूत आएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं लीसा अपना जरूरी सामान और वो पैसों वाला बैग लेकर इस शहर से चली जाती है। दोस्तों, मैंने देखा है कि इंसान कितना भी खुददार क्यों ना हो, पैसों को देखकर उसका ईमान डोल ही जाता है। हर ना बिकने वाली चीज की कोई ना कोई कीमत जरूर होती है, किसी की कम किसी की ज्यादा। दूसरी तरफ वैंडी अपने बच्चों को लेकर बताई हुई जगह पर पहुंच जाती है। तभी उसे वहां पर माटी का दोस्त बॉब मिलता है, जो कि उन तीनों के लिए पार्सल लेकर आया था। उस पार्सल में सभी के पासपोर्ट, सोशल मीडिया सिक्योरिटी कार्ड्स और बर्थडे सर्टिफिकेट थे, वो भी एक नए नाम से। बच्चे कहते हैं हमें ये नाम पसंद नहीं आए, लेकिन बॉब कहता है तुम्हारे पास नाम चूज करने की कोई भी ऑप्शन नहीं है। फिर वो वैंडी को एक फोन देता है और उन सब के फोन खुद ले लेता है और कहता है कि जब आपको परमानेंट घर मिल जाए तो आप तीनों ही नई आईडी से सिम निकलवा सकते हैं, तब तक आपको इसी फोन से काम चलाना होगा। फिर वैंडी पूछती है कि आप कौन हो? बॉब बताता है कि मैं आपके हस्बैंड का प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। ये बात सुनकर वैंडी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि इसी ने वैंडी और उसके बॉयफ्रेंड गैरी के बारे में माटी को बताया होगा और वो वीडियो भी ला कर दी होगी। फिर वैंडी अपने हस्बैंड को फोन करती है, लेकिन माटी फोन काट देता है। फिर जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि घर के बाहर एक बड़ी सी कार खड़ी है और वो समझ जाता है कि जरूर डेल आया होगा। तभी झाड़ियों में से बूढ़े की आवाज आती है और वो पूछता है कि ये लोग कौन हैं? माटी कहता है मेरा दोस्त आया है, लेकिन प्लीज आप अंदर मत आना। फिर वो डेल को मिलते ही कहता है कि मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था, मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम का हल मिल गया है। डेल कहता है कि इस समय मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरा सबसे भरोसेमंद आदमी मेरा फोन नहीं उठा रहा, बताओ वो कहाँ है। दूसरी तरफ रूथ के पास जेल से उसके पापा का फोन आता है। वो कहते हैं कि मुझे पता चला है कि मेरे भाई अब नहीं रहे, क्या मुझे बताओगी कि वहाँ क्या चल रहा है? क्योंकि जिसको मरना चाहिए था
वो जिंदा है और जिनको जिंदा रहना चाहिए था वो मर गए। मुझे तुमसे मिलकर बात करनी है। दूसरी तरफ डेल मार्टी को टॉर्चर करता है क्योंकि वो जानना चाहता था कि उसका खास आदमी गायब कहाँ हो गया, लेकिन मार्टी कुछ भी नहीं बताता। फिर जब वो मार्टी को और टॉर्चर करता है तो मार्टी कहता है कि मेरे पास बिजनेस के लिए एक नया आइडिया है जो मैं बहुत जल्दी ही आपको बताने वाला था, लेकिन मुझे क्या पता था कि आपका आदमी कहीं चला जाएगा और मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। दूसरी तरफ FBI डिटेक्टिव ट्रेवर शेरिफ के पास परमिशन मांगने जाता है क्योंकि उसे जैकब से पूछताछ करनी थी। फिर शेरिफ उसे बताता है कि उसके घर में जाने का मतलब है 500 एकड़ जमीन में फैले जंगल में खो जाना। अगर वो तुम्हारी किसी बात से नाराज हो गया तो तुम्हारी खबर तक नहीं आएगी कि तुम कहाँ गए। अगर फिर भी तुम जाना चाहते हो और सही सलामत बाहर आ गए तो मैं तुम्हें उस आदमी से लड़ने के लिए बैकअप दूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं मार्टी डेल रियो को लेकर जैकब के पास जाता है और बताता है कि ये मेक्सिको के सबसे बड़े ड्रग डीलर हैं। फिर वो जैकब के बारे में बताता है कि ये लोग यहाँ पर माल की खेती करते हैं। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना आप जैकब से माल खरीदें और बेचें, क्योंकि आप माल बाहर से मंगवाते हैं जिसमें काफी सारे बंदों को रिश्वत भी देनी पड़ती है। लगभग 20% माल तो डिलीवरी होने में ही चला जाता है, जिससे आपको बहुत बड़ा नुकसान होता है। अगर आप दोनों हाथ मिला लें तो आप दोनों का ही फायदा है। फिर वो अपना प्लान समझाता है कि यहाँ जो रिवर है हम उस पर एक कैसीनो खोलेंगे जो एक साल में लगभग $90 मिलियन को वाइड करेगा। ये बात सुनकर वो सभी सोच में पड़ जाते हैं। फिर डेल कहता है कि मैं अभी एक जरूरी फोन करके आता हूँ। दूसरी तरफ मार्टी की वाइफ बार बार उसके पास फोन कर रही थी, लेकिन जब वो फोन नहीं उठाता तो वो बूढ़े अंकल के पास फोन करती है और पूछती है कि मार्टी जिंदा है या मर गया। बूढ़ा अंकल कहता है अभी तक तो जिंदा ही होगा, वो अपने कुछ मैक्सिकन दोस्तों के साथ कहीं गया है। दूसरी तरफ डेल अपने बॉस से बात करके अंदर आता है और कहता है कि मुझे ये डील मंजूर है। फिर वो दोनों हाथ मिला लेते हैं। मार्टी पूछता है क्या आपके बॉस मान गए? डेल कहता है कि मैंने उन्हें समझा दिया कि यहाँ कुछ गलत धंधे चल रहे थे, उसी में हमारा एक आदमी गायब हो गया, लेकिन मार्टी ने यहाँ हमारी आदिवासियों के साथ एक अच्छी डील करवा दी। तभी जैकब की वाइफ कहती है क्या कहा तुमने? डेल कहता है कि आदिवासी कहा, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है एक गोली आकर उसका भेजा उड़ा देती है। फिर जैकब उसके बाकी आदमियों को भी मार देता है और कहता है डार्लिंग तुम भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती हो, उसने सिर्फ आदिवासी ही तो कहा था। फिर उसकी वाइफ कहती है कि मुझे बदतमीजी बर्दाश्त नहीं। मार्टी कहता है कि इसको मार के आपने गलती कर दी, क्योंकि अब इसका बॉस यहाँ और आदमी भेजेगा, फिर हम उन्हें क्या जवाब देंगे कि हमने इसे क्यों मारा? जैकब कहता है कि हम कह देंगे कि भला हमारी इससे क्या दुश्मनी थी, हमने तो अभी अभी इसके साथ एक पार्टनरशिप की थी, किसी और नहीं मारा होगा इसे। मार्टी कहता है कि अब यहाँ जो लोग सवाल करने आएंगे मैं उन्हें जवाब नहीं दे पाऊंगा। फिर जैकब कहता है कि हमने उनके साथ नहीं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप की है और हम अपने पार्टनर के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए तुम चिंता छोड़ दो। अब तुम आराम से घर जाओ और चिल करो, इन सब लाशों को हम खुद संभाल लेंगे। फिर जब मार्टी वहां से बाहर जाने लगता है तो देखता है कि एंट्री गेट पर पुलिस खड़ी है। फिर पुलिस वाले उसे कार बंद करके कार से बाहर आने के लिए कहते हैं। मार्टी भी ठीक ऐसा ही करता है। फिर ट्रेवर आगे आता है और कार की तलाशी लेने लगता है। फिर डिटेक्टिव पूछता है कि डेल रियो कहाँ है? मार्टी कहता है मुझे नहीं पता वो कौन है। फिर डिटेक्टिव कहता है कि अब मैं अंदर जा रहा हूँ, लेकिन शेरिफ उसे रोक देता है और कहता है कि वारंट में साफ साफ लिखा था कि तुम्हें कार को ढूंढना है और कार तुम्हें मिल गई। फिर मार्टी कहता है कि अगर मेरा काम ना हो तो क्या मैं जाऊं? फिर वो डिटेक्टिव गुस्से में वहां से चला जाता है और कार की चाबी वहीं पर फेंक देता है। फिर जब वो ये बात बर्नी को बताता है तो वो गुस्से में पागल हो जाता है और सारा सामान तोड़ने फोड़ने लगता है। फिर अगले दिन सुबह मार्टी पास्टर से मिलने जाता है और कहता है कि आपकी वाइफ के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। पास्टर कहता है पुलिस को ना ही उसकी लाश मिली और ना ही वो खुद मिली, इसलिए वो समझते हैं कि मैं पागल हो गया हूँ। जानते हो भगवान और राक्षस यहीं पर रहते हैं और मुझे लगता है कि वो राक्षस तुम हो, क्योंकि जब से तुम यहाँ मेरे छोटे से खुशहाल शहर में आए हो यहाँ मौतों का तांडव शुरू हो गया है। फिर उसकी बातें सुनकर मार्टी निराश हो जाता है और वहां से चला जाता है। फिर अपनी कार में बैठने के बाद वो अपनी वाइफ के पास फोन करता है। फिर उसकी वाइफ कहती है कि मैं तो चिंता में थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना गया हो, क्या हम वापिस आ जाएं? मार्टी कहता है नहीं, अब यहाँ रहना सेफ नहीं है, मैं इस दलदल में बुरी तरह से फंस गया हूँ। फिर उसकी वाइफ पूछती है क्या बच्चों से बात करोगे? मार्टी कहता है अगर मैंने उनकी आवाज सुन ली तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। फिर वेंडी उसको कहती है कि मुझे तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन मार्टी कहता है कि इसमें गलती मेरी भी है, मुझे भी तुम्हारी तरफ ध्यान देना चाहिए था।
फिर वो रोते हुए फोन काट देता है। फिर उसके बच्चे वैंडी से पूछते हैं कि क्या आप पापा से बात कर रहे थे? हमें पापा के पास जाना है क्योंकि उनको हमारी जरूरत है। फिर छोटा चेतन भी कहता है कि मैं पापा से दूर नहीं रह सकता। उन दोनों की बातें सुनकर वैंडी टेंशन में आ जाती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। फिर मार्टी अपने घर जाता है और उदास होकर ट्रैम्पलिन जंपिंग के ऊपर जाकर लेट जाता है, जो कि उसने अपने बच्चों के लिए ही बनाई थी। तभी कुछ देर बाद उसको एक कार रुकने की आवाज आती है। फिर जब वो देखने जाता है तो उसके बच्चे आकर उसके गले से लग जाते हैं। वो अपने बच्चों से मिलकर बहुत खुश हो जाता है। अब शायद उसने अपनी वाइफ को भी माफ कर दिया था। और इसी के साथ ओजार्क सीजन 1 का एंड हो जाता है। दोस्तों, अब हम सेकंड सीजन में देखेंगे कि डेल का बॉस ओमार नवारो यहाँ अपने गुंडे भेजेगा ताकि जान सके कि उसका खास आदमी डेल कहाँ पर गायब हो गया। अब मार्टी भी उन पैसों का क्या करेगा जिनको उसने वाइड करने थे? लिसा जो पैसे लेकर भाग गई थी, उसका क्या होगा? या फिर रूथ, क्या वो अभी भी मार्टी के लिए ही काम करेगी या फिर उसको ठिकाने लगाने की कोशिश करेगी? और हाँ, सबसे बड़ा गुंडा जैकब, वो मार्टी के साथ क्या करेगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको सेकंड सीजन में मिलेंगे। वैसे तो आपको इस सीरीज के बाकी के सीजन YouTube पर आम ही मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप इन सभी को मेरी आवाज में एंजॉय करना चाहते हो, वो भी पूरी डिटेलिंग के साथ, तो एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दें। मैं कोशिश करूंगा इसके बाकी के सीजन भी जल्दी से आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊं। अब हम मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।